दोस्तों नमस्कार। मैं रमाशंकर आरजी लाइफ लाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग कल विज्ञान में कार्बन और उनके यौगिक पार्ट 1 पढ़ चुके थे। आज पढ़ना शुरू करते हैं, हम उसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को फिर से एक बार इस ठंडी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि आपने जो सहयोग दे रहे हैं और जो सहयोग कर रहे हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जीवन अच्छी तरह से मुकम्मल रहे और आप अच्छे खासे पढ़ते लिखते रहें। और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने एक बात बताई थी आपसे कि ये जो मेरा शिक्षा रूपी रथ है, इसका पायलट को हमने आपको ही बनाया है। और इस मेरे शिक्षा रूपी रथ के कारमे को आपको निरंतर लेके चलना है। कहाँ तक चलना है ये तो आप जानते हैं, क्योंकि उसी को बार बार बताना वाजिब नहीं है ना। लेकिन अपेक्षा बस इतनी है कि आप जितना मेरा सहयोग करेंगे उतना ही क्या होगा भाई, आपके उत्साह का उत्साहवर्धन होगा। तो इसी के साथ चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि एक तो हरिवंश राय बच्चन की है ना कविता कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ आज के लाइव सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज जो हम लाइव सेशन को हमें पढ़ना है, उसी लाइव सेशन को आगे हम कंटिन्यू करते हैं भाई। कार्बन और उनके उनके यौगिक, यही हमारा चैप्टर था। इसका हम आज पार्ट 2 लेके आए हैं। तो इसके पार्ट 2 में हम सबसे पहले बात कर लें, जहां तक हमने पढ़ा था उसी के आगे पढ़ लें हम। जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं भाई। बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। तो जैव शक्ति सिद्धांत ये है कि कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण जीवित जीव के शरीर से होता है। ऐसा किसने कहा था भाई? ये जीवित जीव के शरीर से कार्बनिक यौगिक को संश्लेषण होता है, जिसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं ना। और इस कथन को किसने दिया, किसने बताया भाई? तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया भाई कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ कार्बनिक यौगिक जो बना है वो किससे बनेगा भाई? सिर्फ बनेगा जो कार्बनिक यौगिक, वो जैव शक्ति सिद्धांत पर आधारित कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होगा वो जीवित जीवों के शरीर के संश्लेषण से, मतलब जीवित जीव के शरीर संश्लेषण से ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण होगा। ऐसा कथन किसने दिया था भाई? बर्जीलियस ने। और इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है? जैव शक्ति सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है भाई? ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। इस बात को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये भाई ये बहुत महत्वपूर्ण ही है। इसको हमें खूब अच्छी तरह से याद रखना है। आगे अगर हम बात कर लें ना, तो इनको वेलर नामक वैज्ञानिक ने इनके बातों का क्या किया है? खंडन। उन्होंने भाई अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण कार्बनिक यौगिक का क्या किया भाई? संश्लेषण किया ना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किसने किया? वेलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और किसका? तो अमोनियम साइनेट
का संश्लेषण साइनेट को क्या किया भाई, साइनेट को क्या किया, इन्होंने गर्म किया, अमोनियम साइनेट को गर्म किया और क्या बन गया, वो यूरिया बन गया। और इस यूरिया क्या है, तो कार्बनिक यौगिक है। क्या है भाई, कार्बन। चलो हम इसे पूरा लिख देते हैं, क्या है, तो कार्बनिक, कार्बनिक, कार्बनिक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है भाई, कार्बनिक यौगिक है। तो वेलर ने क्या कर दिया भाई, जैव शक्ति सिद्धांत का क्या किया, खंडन, गलत साबित कर दिया। इन्होंने प्रयोगशाला में, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसने किया, अगर आपसे कोई पूछे तो वेलर नामक वैज्ञानिक। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। वेलर ने कैसे कार्बनिक, तो अमोनियम साइनेट को, क्या अमोनियम साइनाइट है, साइनाइट को गर्म करने के बाद यूरिया का निर्माण किया, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्बनिक यौगिक कहते हैं ना, इसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। तो इतनी बात हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं भाई, इसके आगे जो हम कंटिन्यू करते हैं वो किस कंटिन्यू करते हैं, तो कार्बन के अपर रूप की बात कर लेते हैं। इसके आगे हम किसकी बात कर लेते हैं, कार्बन के अपर रूप की बात कर लेते हैं। कार्बन का अपर रूप क्या है ना, तो सबसे पहले हम पढ़ ही लेते हैं भाई कि अपर रूप के बारे में ना। तो बात कर ले हम कार्बन का अपर रूप। हेडिंग क्या डालना भाई आपको, कार्बन, कार्बन का अपर रूप, अपर रूप। तो सीधी सी बात है, कार्बन के अपर रूप हमने मुख्य हेडिंग डाला। अब इसमें पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये अपर रूप क्या चीज ना। तो यार वो पदार्थ ना, वे पदार्थ जो एक ही तत्व से बने हो, लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो भाई, भिन्न भिन्न हो। वह पदार्थ जो एक ही तत्व से मिलकर बने हो और इनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे हो भाई, भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो अपर रूप कहते हैं ना। वे पदार्थ लिख लेते हैं भाई, वे पदार्थ जो समान समान तत्व से बने हो, लेकिन 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 उनके उनके भौतिक भौतिक एवं रासायनिक रासायनिक गुण क्या हो भाई, गुण भिन्न भिन्न हो, यानी कि विभिन्न हो, विभिन्न हो, उसे विभिन्न हो, उसे उसे अपर रूप कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर रूप। तो इसी में बस आगे क्या लगाना है, वे पदार्थ के स्थान पे वे कार्बन, जो मतलब कार्बन जो समान तत्व से बने होते हैं, लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न। तो बस इतना समझना, अपरूपता, अपरूपता वो भाई कि जो एक जैसा तो दिखे, जैसे हम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारा भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है भाई, भिन्न भिन्न होता है ना। उसे हम क्या कहते हैं, अपर रूप। अगर हम बात कर लें, यहीं से खींचते हैं हम भाई, देख लेना जरा। अगर हम बात कर लें अपर रूप ना, अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं, तो अपर रूप दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार की नाम लिख ले हम भाई, तो क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय। और दूसरा है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलीय अपर रूप, और एक क्या है, अक्रिस्टलीय अपर रूप ना। एक क्या है क्रिस्टलीय अपर रूप, एक क्या है अक्रिस्टलीय। और अगर आपसे पूछे भाई कि ये क्रिस्टलीय अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन। एक है हीरा, एक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और एक है भाई फुलरीन। क्या है, फुलरीन। और अगर आपसे बात कर ले अपर रूप, तो अपर रूप में पहला होता है कोयला। पहला क्या होता है, कोयला, कोयला, कोयला कार्बन, लैटिन भाषा का शब्द ना, कोयला कार्बो शब्द से बना है। अगला चारकोल, चारकोल ये जंतुओं और मनुष्य के हड्डियों के बनता है। बाकी क्या कह ले भाई, कोक, कोक, क्या है, कोक। ये हो गया क्रिस्टल। अब आपसे पूछे, आगे बात कर ले, ये क्रिस्टलीय अपर रूप क्या है ना। तो अगर हम क्रिस्टलीय अपर रूप की बात करें, यहीं पे हम लिख के अगर इसको दे दें, चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि क्रिस्टलीय अपर रूप कहते किससे ना। तो क्रिस्टलीय अपर रूप समझना बड़ी सिंपल सी बात है।
जैसे जिनकी कुछ निश्चित संरचना हो, क्या हो भाई, कुछ ना कुछ निश्चित संरचना हो, और वो निश्चित संरचना के कारण इनमें एक विषय, ये एक निश्चित संरचना प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, जिनके कारण ये त्रिविमी या चतुष्फलकीय संरचना को भी प्रदर्शित करते हैं ना। क्या करते हैं, त्रिविमी और चतुष्फलकीय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेते हैं, क्या होते हैं भाई, जिनकी ना, जिनकी एक निश्चित ज्यामिति संरचना हो, जिनमें कार्बन व कार्बन के अन्य परमाणु आपस में जुड़कर त्रिविमी चतुष्फलकीय संरचना दर्शाते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना हो और जिनके कार्बन व कार्बन के परमाणु अन्य से आपस में जुड़कर त्रिविमी या चतुष्फलकीय संरचना को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के, हीरा, ग्रेफाइट और क्या होता है भाई, फ्लोरीन होता है। तो उस हिसाब से आगे हम बात कर लेते हैं ना। आगे अगर हम बात कर लें, क्या बात कर लें भाई आगे, कि ये जो हीरा है इनके बारे में बात कर लेते हैं। या तो क्रिस्टली समझ लिए, इन देखो इसी का जस्ट उल्टा कर देना, जिनकी ज्यामितीय संरचना ना हो, जिनके कार्बन या कार्बन के परमाणु अन्य में त्रिविमी संरचना या चतुष्फलकीय संरचना को न प्रदर्शित कर सके, उन्हें हम अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। बस इसी का जस्ट उल्टा ना, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो चलिए क्रिस्टलीय अपर रूप में हम किसको पढ़ लेते हैं भाई, हीरा को पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, हीरा को पढ़ लेते हैं भाई। हीरा के बारे में तो नाम सुनते ही भाई हीरा होता ही है ना। तो आप भी हमारे सभी, यानी हम सभी गुरुजनों के, आप सभी बहुमूल्य रत्न है। तो बहुमूल्य रत्नों में से एक होता है हीरा। तो हम आप सभी को हीरा ही मानते हैं। और हीरे का काम क्या होता है भाई, जहां रहे चमकता दमकता रहे। तो वैसे उम्मीद है कि आप भी जहां हैं, जैसे हैं, जहां पे रहेंगे और जहां आप जाएंगे भी, तो अपने हुनर का परचम जरूर लहराएंगे, वैसे ही चमकते और दमकते रहेंगे। तो बस मेरा मोटिव है भाई, इस हीरे की तरह इस चैनल के कारवां को भी आप चमकाते और धमकाते रहिएगा ना। क्योंकि आप हैं भाई कौन से, तो शिक्षा रूपी रथ के ज्ञानार्थी रूपी पायलट आप हैं। तो इसका तो आप ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। आपसे बस इतना ही निवेदन है, ये रथ का कारवां निरंतर चलना चाहिए ना। और आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एक चीज हमारी बात याद रखना, शिक्षा या प्रतिभा वो नहीं जो आपके बगल की है, वो प्रतिभा नहीं। प्रतिभा वो जो किसी के मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास हुनर है, जज्बा है, रुतबा है, तो आप कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे रथ को चलाइए, बहुत दूर तक लेके चलिए, क्योंकि आप पायलट हैं, मेरे अपने पायलट। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलो भाई, तो आगे बात कर लेते हैं। आइए हीरा की बात करते हैं। आप सभी हीरो और हीरा का मेरे इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत फिर से करता हूं। चलो भाई, हम आज से आप सभी को हीरा ही कह के बुलाएंगे। और बताओ भाई मेरे हीरो कैसे हो आप सभी ना। तो चलो आगाज करते हैं फिर से हम हीरा के बारे में। तो बात कर लेते हैं भाई, हीरा क्या है। तो प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर होता है ना। प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर होता है ना। पहली बात तो याद रखना, हीरा जो होता है भाई, ये प्राकृतिक रूप में क्या होता है, सबसे कठोर होता है। तो जो इनके कार्बन ना,
जो इनके क्या है, इनके जो कार्बन है और कार्बन के परमाणुओं के बीच की जो संरचना होती है ना, इनकी एक कार्बन और अन्य कार्बनों के जो बीच की परमाणुविक संरचना होती है वो त्रिविमीय और चतुष्फलकी होती है ना। क्या होती है, कार्बन और कार्बन के बीच की जो परमाणु की इनकी बॉन्डिंग होती है वो त्रिविमीय और कैसी होती है भाई, चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो दूसरी बात लिखना, कार्बन और अन्य कार्बन के बीच कैसी संरचना होती है भाई, तो त्रिविमीय क्या भाई, त्रिविमीय या चतुष्फलकी क्या होती है, संरचना होती है। क्या होती है भाई, चतुष्फलकी संरचना होती है, इसीलिए तो क्रिस्टली है। और तीसरी विशेषता क्या, तो याद रखना, जो एक कार्बन और अन्य कार्बन, जो कार्बन और इनके कार्बन के बीच की दूरी है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है भाई, तो 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉन, 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है ना। कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉन। और इनके बारे में ना, तो जो हीरा होता है, हीरे की वजन इनकी वजन को किस में मापा जाता है भाई, वजन को कैरेट में मापा जाता है, कैरेट में ना, कैरेट में मापा जाता है। तो अगर आपसे पूछे भाई एक कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है, एक कैरेट। याद रखना ये सोने का कैरेट नहीं है ना। सोने, देखो सोना अगर पूछे आपसे, सोना की क्या मापी जाती है, तो सोने की शुद्धता मापी जाती है। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है ना। 24 कैरेट जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो क्या होता है भाई, पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। 24 कैरेट के बाद फिर आता है 22 कैरेट। 24 कैरेट को हम 999 का अंक देते हैं, 22 कैरेट को हम देते हैं 916 अंक देते हैं। इस तरह से फिर 20 कैरेट आता है, इसी तरह फिर 18 कैरेट आता है। तो ये 20 और 22 18 ये जो कैरेट होते हैं, इसी कैरेटों के बीच हम जो क्या कहते हैं, हमारे जो घरों में सब जो आप जेवरात पहनते हैं ना, जो आप चैन, हाँ चैन से याद आई भाई, हम कार्बन पढ़ रहे हैं, चैन कार्बन की श्रृंखला पढ़ते हैं ना, एल की श्रेणी जो होती है कार्बन की चैन ना। तो आपसे पूछे सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, लेकिन याद रहे कैरेट में जो मापी जाती है, 24 कैरेट गोल्ड 999 अंक दिया जाता है, 22 कैरेट 916 अंक, 20 कैरेट 18 कैरेट, तो इनके बीच रखा जाता है। तो ये शेयर के है। लेकिन अगर आपसे पीछे हीरा का वजन कैरेट में मापा जाता है, ये हो गया। अगली विशेषता भाई, अगर इसका घनत्व पूछे, हीरे का घनत्व क्या होता है, कठोर होता है, सबसे ज्यादा कठोर। तो इसका घनत्व अगर आपसे पूछ लेना, तो कुछ नहीं भैया 3.25 होता है। कितना होता है इसका घनत्व, 3.25 होता है। और अगर आपसे क्या पूछे, इसका गलनांक 3848 के ना, 3848 के होता है, के माने केल्विन ना। तो इतना केल्विन में क्या होता है भाई, इसका गलनांक होता है। तो ये इतनी बात किसके बारे में समझ लिए हम, आप जान लिए भाई, हीरा के बारे में जान लिए, समझ लिए ना। तो ये इतनी बात समझ में आई, हीरा ये है। अब इनकी बात कर लेते हैं हम, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं ना। इतना तो हमने पढ़ लिया, तो इनके उपयोग के बारे में लिख लें हम ना। इनका उपयोग अगर हम लिखें तो चलो देखो, बस सिंपल सी बात, उपयोग, पहली बात हीरा है तो अघुलनशील है। उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो कांच को काटने में ना, कांच को काटने में। और दूसरा उपयोग कहाँ पे करते हैं, आभूषण में। और तीसरा उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो मोतियाबिंद के औजारों में। देखो याद रखना, मोतियाबिंद के औजारों का मतलब है कि जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, उसमें जो उपकरण डॉक्टर साहब लगा के चीरते हैं, ये आंख के ऊपरी वाली परत, उपली परत नहीं, कार्निया को नहीं, आंख के ऊपर एक पतली वसा युक्त जी लेयर चढ़ जाती है, मानव नेत्र में हम पढ़ेंगे। तो वो लेयर चढ़ जाती है, उसी को बड़े आसानी से फाड़ कर क्या करते हैं, चिमटी से पकड़ के, मतलब जिससे चीरते हैं उसके आगे वाली नोक पर वो क्या लगा होता है भाई, हीरा लगा होता है।
ना, जिससे वो आसानी से क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से सुगमता से क्या कर लेते हैं, हमारे आंखों का ऑपरेशन कर देते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर लेते हैं डॉक्टर, तो इनका उपयोग करते हैं। और अगर किसी चीज बहुत नुकीली चीज बनानी होती है तो उसके नुकीले निब के पार्ट में, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है हमारा, तो इनका जो नीचे वाला निब भाग है यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है इनका। तो अब आगे बात कर लेते हैं हम आगे किसकी, तो आगे हम बात कर लेते हैं भाई, चलो दूसरा होता है ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट के बारे में हम आप आगे पढ़ते हैं। ग्रेफाइट, चलो देखो भाई क्या है ग्रेफाइट, तो याद रखना ग्रेफाइट भी मतलब ग्रेफाइट के जो कार्बन और कार्बन के परमाणु जुड़ते हैं ना, तो ये एक कार्बन और कार्बन, एक कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ेगा ना, कार्बन कार्बन और कार्बन के 3 परमाणु, कार्बन के 3 परमाणु आपस में जुड़कर खष्ट कोणीय संरचना दर्शाते हैं। क्या करते हैं, खष्टकोणीय संरचना दर्शाते हैं। क्या करते हैं भाई, खष्टकोणीय संरचना दर्शाते हैं। और जब ये खष्टकोणीय संरचना दर्शाते हैं ना, तो ये हो गया। और याद रखना क्या होता है भाई, ये जो ग्रेफाइट होता है ना, इससे उच्च ताप या उच्च दाब पर, ग्रेफाइट जो है उच्च ताप और उच्च दाब पर ये परिवर्तित होकर क्या बन जाता है भाई, कृत्रिम हीरा। क्या बन जाता है, कृत्रिम हीरा। मतलब आप ग्रेफाइट को उच्च ताप उच्च दाब दे दीजिए, ये धीरे धीरे हीरे का रूप ले लेता है। एक तो हो गया भाई ग्रेफाइट। अब बात कर लेते हैं दूसरी विशेषता क्या है और इनकी बात। तो इनका अगर आपसे पूछे भाई घनत्व क्या है, घनत्व क्या है, तो 2.25 इनका क्या होता है, घनत्व होता है। और क्या पूछे भाई, ग्रेफाइट क्या है ना, और इतनी तो इनका घनत्व हो गया ना। और इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। ऐसा नहीं आसानी से ये गल और गया क्या जाते हैं भाई, इनका गलनांक भी कुछ होता है। और ये देखिए भाई कैसे होते हैं, तो स्लेटी काले या भूरे रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। और क्या बात है इसकी विशेषता, और क्या है भाई इनकी जानकारी के बारे में बात कर लें। काले और ये होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं या अर्धचालक, सॉरी सुचालक की बात छोड़ो, अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। और जो विद्युत का अर्धचालक है वो ऊष्मा का भी अर्धचालक होगा। तो ये इतनी विशेषता क्या भाई इनकी, एक ग्रेफाइट की। बाकी अब बात कर लेते हैं इनका उपयोग। क्या बात कर लेते हैं भाई, इनका उपयोग ना, इनका उपयोग तो स्नेहक के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, लेड के रूप में। और वो लेड चाहे सेल का हो चाहे इलेक्ट्रोड का हो ना। और किस रूप में करते हैं, स्नेहक के रूप में, लेड के रूप में, मंदक के रूप में, किस रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। मंदक का मतलब होता है कि ये रासायनिक अपक्रियाओं के बीच इनका प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में ही इनके अपक्रियाओं के बीच रासायनिक में किया जाता है। क्यों, मंदक का मतलब समझना क्या होता है, सीधी बात समझ लेना, आज से जान जाना कि जैसे जहां पे आग लगी हो और वहां पे आप आग बुझाने के लिए पानी लेके दौड़ जाएं, तो वो पानी क्या होता है, मंदक का काम करता है। आपके 2 मित्रों के बीच झगड़े हो रहे हो ना, आपके 2 मित्रों के बीच झगड़े हो रहे हैं और आप पहुंचे, आपने झगड़े को शांत करा दिया, झगड़े को बंद करा दिया, दैट सेट, आप वहां पे मंदक का काम कर रहे हैं वैसे ना। तो बात वही है, मंदक के रूप में। ये लेड के रूप में होता है, ये भूरे रंग के होते हैं, स्लेटी कलर होते हैं, 2.25 होता है। उपयोग यहाँ पे करते हैं लेड या फिर इसने। और क्या भाई, अंतिम बात लिख लेना, कृत्रिम हीरा
कृत्रिम हीरे के रूप में ना इनका प्रयोग भाई उपयोग कहाँ पे करते हैं, कृत्रिम हीरे के रूप में भी तो इनका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जितने भी हम आपने आज पढ़े ना, ये पढ़ लिया हमने। बाकी बात करेंगे हम फुलरीन की, कल बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी इनके अक्रिस्टलीय रूपों के बारे में हम कल बात करेंगे ना, ठीक है। आशा करता हूं कि जितना पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि आप को समझ में इसलिए आ रहा होगा, या आप समझ इसलिए पा रहे होंगे क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि सरल से सरल भाषा में आप तक प्रोवाइड किया जाए, आप तक पहुंचाया जाए। हाँ, बाकी आने वाले आगे और दिनों वाली जो क्लासें होंगी ना, आप आईपीएससी से बहुत डरते हैं ना, आईपीएससी से आप बहुत डरते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक ही दावा है कि आईपीएससी एक बार पढ़िएगा, दोबारा आप रिवाइज करके अगर वीडियो ना देखिएगा तो आप कहिएगा हमारी बात। ये हम आपसे प्रॉमिस करके जाते हैं कि कल नहीं जो परसों, मतलब आगे जो भी क्लास होगी, जब क्लास हम आईपीएससी की क्लास लगेगी, कल ही हम कुछ ना कुछ तो चर्चाएं कर ही लेंगे आईपीएससी पर। तो जो हम चर्चाएं करेंगे ना, उस पे आपको, मेरा फिर से आपसे दावा है, आप वो चाहे 9 के हों, चाहे 10 के विद्यार्थी, चाहे 11 के, चाहे 12 के, चाहे जिस क्लास के विद्यार्थी होंगे, आईपीएससी तो आपको पढ़नी है। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर एक बार आप आईपीएससी पढ़ लिए तो ये भूलेगा नहीं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सब का जीवन सुखद, सहज एवं सरल होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। और जो इस हमारे शिक्षा रूपी रथ के कारवें पर बैठा, तो ईश्वर से आशा और उम्मीद यही है कि उसका जीवन सुखद और सहज सरल हो जाएगा। लेकिन जाते जाते एक मेरा मैसेज, एक संदेश है, संदेह नहीं सॉरी, संदेश है। वो संदेश क्या है भाई, कि जो आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है ना, आरजी लाइफ लाइन ना क्लासेस ना, ये जो आरजी लाइफ लाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल बना है, इसी नाम से टेलीग्राम है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। आप उस टेलीग्राम को चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक सुखद बात ये होगी कि जितना हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसका मेरे टूटी फूटी राइटिंग में लिखी हुई हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लेक्चर देखेंगे, यानी कि आप यहाँ पे वीडियो देखेंगे, इन सब के बारे में समझेंगे, और आपको कंटेंट, पूरा का पूरा कंटेंट कहाँ मिल जाएगा भाई, पूरा का पूरा कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जाते जाते हमारे टेलीग्राम चैनल को भी क्या करना, आपको ज्वाइन करना है, और फिर अपने इस शिक्षा रूपी रथ के कार्यों को दूर तक फैलाइए। क्यों? क्योंकि आपका विस्तार ही हमारे सुखद जीवन की कामना करता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं, और आशा करूंगा कि आप सबका जीवन सुखद, सहज एवं सरल होगा। धन्यवाद।